यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया सवाल है बिहार बोर्ड के अंदर। ए 75% मामले में सच बोलता है तथा बी 80% मामलों में, यानी यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ए 75% सच बोलता है, इसका मतलब झूठ तो ये भी बोल रहा है। कितना परसेंट? तो 25%। इसको लेकर के चलना है कि सच कितना बोलता है और झूठ कितना बोलता है। तो सच दिया है तो झूठ को भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है तथा बी 80% मामलों में। ये बी जो है 80% मामलों में सच बोलता है, इसका मतलब कि ये भी झूठ बोलता है, लेकिन कितना? 20%। तो इस डेटा के हिसाब से बाकी का सवाल जो पूछा जा रहा है उसको बनाएंगे। तो कह रहा है कि तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है। यानी पहले तो आपको निकालना है कि अभिष्ट प्रायिकता कितना होगा। पहले प्रायिकता निकाल देंगे और प्रायिकता निकालने के बाद परसेंटेज में, प्रतिशतता में इसको चेंज कर लेंगे। मतलब जितना आपका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी जितनी आएगी उसमें हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी सवाल दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा कि 100 से कंपेयर हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ से सॉल्यूशन बनाते वक्त, यहाँ से सॉल्यूशन के यहाँ पर कहेंगे कि मान लेते हम यहाँ से कि माना कि ए द्वारा सच बोलने की घटना जो है इसको हम मान लेंगे E1, ठीक है, तथा बी द्वारा सच बोलने की घटना को क्या मान लिया जाएगा? E2 मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां से कहेंगे कि चूंकि 100 दिया हुआ है, ये परसेंटेज है, तो n ऑफ s का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया? n ऑफ E1 जो हो जाएगा, E1 का मतलब क्या? a द्वारा जो सच बोलता है वो कितना है? 75%, तो 75। और तथा यहां से n ऑफ E2 कहेंगे। E2 का मतलब क्या हो गया? b द्वारा सच बोलने की घटना, तो 80% है, तो ये 80 कह दिया जाएगा। तो प्रायिकता निकाल लो कि p ऑफ E1 कितना होगा, यानी a द्वारा सच बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 75/100, ठीक ना। n ऑफ E बटा n ऑफ s होता है। 25 से दोनों कैंसिल होगा तो 3/4 हो जाएगा। क्लियर ना। यहां से P ऑफ E2 निकाल लो इसी तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि B द्वारा सच बोलने की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहां से n ऑफ E2 बाई n ऑफ s मीन्स 80/100। 20 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? 4/5। क्लियर हो गया? अब यहां से देख रहे हैं कि भाई यहां से अगर इतना सच बोलता है तो यहीं पर निकाल देते हैं कि झूठ कितना बोलता होगा। तो P ऑफ क्या हो जाएगा यहां से? E1 डैश, मतलब A द्वारा कितना झूठ बोला जा रहा है, तो क्या होता है? 1 माइनस P ऑफ E1, ठीक ना। एक में से माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। सिमिलरली P ऑफ E2 डैश निकाल लो। इसका मतलब ये हो गया कि B द्वारा कितना झूठ बोला जा रहा है उसकी प्रतिशत कितनी होगी, तो 1 माइनस P ऑफ E2। क्लियर है? तो 1 माइनस 4/5 ये कितना हो जाएगा? 1/5 के बराबर। क्लियर हो गया? अब सवाल कह रहा है कि दोनों एक ही तथ्य पर, ठीक ना, विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता निकालेंगे कि भाई दोनों अगर बात बोलते हैं तो कुछ कैसे मुझे यकीन होगा कि दोनों को हम किस तरीके से जज करेंगे कि कितना परसेंट इन लोगों की बात सही है। तो पहले तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे? यहां से निकाल देंगे, लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? हम यहां से कहेंगे कि जब आपका यहां से जब ये ए सही बोलता होगा उस वक्त बी जो झूठ बोलता होगा, यही ना होगा। और अब हम कह सकते हैं कि जब आपका E2 सही बोलता होगा, मतलब बी सही बोलता होगा, उस वक्त ए क्या बोलता होगा? झूठ बोलता होगा। समझ में आ रहा ना? तब जाकर के हम यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसका वैल्यू हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो P ऑफ E1 का वैल्यू कितना, इसका जितना वैल्यू है उसको डायरेक्टली पुट कर दो, 3/4 इंटू E2 डैश का वैल्यू यहां से दिख रहा है 1/5। E2 का वैल्यू कितना है यहां से? 4/5। और E1 डैश का वैल्यू कितना है? 1/4। क्लियर ना। ये हो जाएगा 3/20, ये भी हो जाएगा 4/20।
सॉल्व करेंगे तो 7/20, ये अभिष्ट प्रायिकता हो गया। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि भाई प्रतिशतता कितनी होगी, परसेंटेज पूछ रहा है ना, इसलिए हम कह देंगे कि इसलिए क्या चीज, अभिष्ट प्रायिकता, सॉरी अभिष्ट प्रतिशतता, ठीक ना, ये पूछ रहा है कितना परसेंटेज होगा, तो हम क्या करेंगे 7/20 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 5 में कैंसिल हो जाएगा, तो 35% जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इस सवाल को सही तरीके से आप प्रैक्टिस में रखिएगा, ताकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट हम सवाल देख रहे हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और डेटा सिर्फ चेंज होगा, जैसे 1/3, 1/4, 1/5 दिया है, इसमें कुछ और चेंज कर देगा यहाँ पर वैल्यू। बस कंसेप्ट यही है और इसी के आधार पर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल देख रहे हैं किस तरीके से कह रहा है कि 3 छात्रों द्वारा किसी प्रश्न के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4 तथा 1/5 है। 3 छात्र हैं, ठीक ना, ABC के नाम से, या कोई भी छात्र होंगे 3 नाम के, ठीक ना, और प्रश्न को हल कर रहे हैं, कोई सवाल दिया गया उसको हल कर रहे हैं, जिसकी प्रायिकता दे दी गई है 1/3, 1/4 तथा 1/5। इसके आधार पर इस डाटा के हिसाब से 2 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है इसमें कि प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूछे जाएंगे सवाल। तो इस तरीके से डेटा चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है इसी तरीके से रहेगा। तो हम एकदम अपने हिसाब से मान लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते वक्त यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, मान लिया जाए, यहाँ पर यहाँ से लिखा जाए कि माना कि पहले छात्र द्वारा क्या करेंगे, प्रश्न को हल करने की घटना जो है, हल करने की घटना को क्या मान लिया जाए, मान लेते हैं कि E1, ठीक ना, और दूसरे छात्र द्वारा हल करने की घटना को E2 मान लिया। 3 लोग हैं, तो यहां पर हम तीसरे छात्र द्वारा भी मान लेंगे कि तीसरे छात्र द्वारा उसी प्रश्न को हल करने की घटना कितना है, E3 है। चूंकि घटना पर ही डिपेंडेंट है ये टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। तो यहां से सवाल को हम कह देंगे कि सर जो प्रश्न से है, ये प्रश्न से दिया हुआ है, ठीक ना, क्या दिया हुआ है कि पहले छात्र द्वारा जो प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है 1/3 है, मीन्स P ऑफ E1 का जो वैल्यू है ये 1/3 है। सिमिलरली दूसरे छात्र द्वारा उसी सवाल को हल करने की जो प्रायिकता है ये 1/4 है, और तथा इसी सवाल को, ठीक ना, इसी सवाल को तीसरे छात्र द्वारा हल करने की जो प्रायिकता है 1/5 है, ठीक ना, ये दे दिया गया। यहीं पर जस्ट आप निकाल देना कि P ऑफ क्या हो जाएगा, E1 डैश कितना हो जाएगा। E1 डैश का मतलब ये हो गया कि पहले छात्र द्वारा उसी प्रश्न को हल नहीं करने की घटना कितनी होगी। तो 1 - P ऑफ E1, तो डायरेक्टली 1 - 1/3 लिख देना। आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर? यहां पर भी आप उसी तरीके से निकाल लो कि P ऑफ E2 डैश कितनी होगी, यानी दूसरे छात्रों द्वारा उसी सवाल को हल नहीं करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3/4। सिमिलरली यहां से भी कर दो, तीसरे छात्रों द्वारा प्रश्न को हल नहीं करने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4/5। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंच गए। सवाल कह रहा है यहां पर कि बताओ भाई कि प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता कितनी होगी और नहीं कितनी होगी। 2 तरीके सवाल पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने का तरीका एकदम अटैक करेंगे अलग तरीके से, कि मान लेते हैं कि किसी एक के द्वारा हल करने की घटना क्या है, ये मान लें, कुछ भी मान लेंगे। पुनः यहां से माना कि किसी एक छात्र द्वारा प्रश्न को हल करने की जो घटना है, इस घटना को क्या मान लिया जाए, E मान लिया जाए। चूंकि हम E1, E2, E3 मान चुके हैं, तो E मान लिया जाए। और जैसे E मान लिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि घटना E है, इसका मतलब कि E जो हो जाएगा सवाल से, वो क्या हो जाएगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, यही ना होगा। मतलब जो ये सवाल हल करेगा, तो या तो ये हल कर देंगे या ये हल कर देंगे, ये मतलब ये लोग मिल करके हल कर सकते हैं, ठीक ना। प्रायिकता निकालेंगे तो हम P ऑफ E डाल देंगे। यहां से लिखना पड़ेगा P ऑफ क्या चीज, E1 यूनियन E2 यूनियन
E3। इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि टाइम का बचत भी करना है और अच्छे तरीके से सवाल को बना लेना है ताकि एक ही साथ दोनों सवाल के ऊपर हम अटैक कर सके। क्लियर ना? तो यहां पर इस तरीके से मान लिया गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि अगर इसके द्वारा किसी एक द्वारा हल नहीं करने की घटना कितनी होगी, तो अपने को बना लेना है कि मान लो हम ई डब डैश कहेंगे तो ई डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से सिंपल कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डिमॉर्गन्स लॉ से, ठीक ना? आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, सेट के अंदर डिमॉर्गन्स एक लॉ होता है, ठीक ना? इसके हिसाब से तो जब हम ये निकालेंगे ना तो इसको हम क्या बदलते हैं, E1, ठीक ना? तो E1 क्या यहां पर क्या हो जाएगा, E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश। डिमॉर्गन्स का ये रूल है कि जब यूनियन होता है ना, यूनियन पर ये डैश कंप्लीमेंट्री, तो सेपरेट सेपरेट इंटरसेक्शन के साथ चेंज कर जाता है। क्लियर ना? तो यहां पर हम कहेंगे कि P ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो P ऑफ यहां से E डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी एक छात्र द्वारा, वही सेम सवाल है, किसी एक छात्र द्वारा प्रश्न को हल नहीं करने की प्रायिकता है, नहीं करने की प्रायिकता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, नहीं होने की घटना, इसलिए हम क्या करेंगे, P ऑफ जो E डैश निकाला जाएगा इसको हम P ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश, ये फॉर्मूला लिख देंगे। और जैसे ये हो जाएगा सब इंडिपेंडेंट है तो P ऑफ E1 डैश, ठीक ना, इंटू P ऑफ E2 डैश इंटू P ऑफ E3 डैश। एकदम ध्यान से समझना भाई इस चीज को लेकर के, हम डायरेक्टली अटैक कर, देखो इस फॉर्मूला को हम बना सकते हैं, ठीक ना? कौन सा फॉर्मूला, P ऑफ A यूनियन B का एक फॉर्मूला होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस, ठीक ना, सॉरी, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, उसी के हिसाब से योग वाला नियम से, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है कि जब भी आपसे पूछे कि प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, तो नहीं के हिसाब से अटैक करो, और जैसे नहीं वाला निकल जाएगा ना तो 1 माइनस होने की प्रायिकता निकाल दोगे तो आपका उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलो खैर, हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। P ऑफ E1 डैश का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2/3, आप पुट कर दो 2/3। P ऑफ E2 डैश का 3/4 और P ऑफ E3 का वैल्यू 4/5। जो कटने लायक है उसको कटा दिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2/5। आसान है कि नहीं है, 2/3। देखो किसी एक छात्र द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता, मतलब दूसरा का डायरेक्टली आंसर मिल चुका है। यहाँ पर हम ये भी आंसर लिख सकते हैं लेकिन लास्ट में उसको लिखेंगे। यहाँ पर कहेंगे कि प्रश्न हल करने की प्रायिकता कितनी होगी, इसलिए कहेंगे अतः प्रश्न हल करने की प्रायिकता, अतः प्रश्न हल करने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो प्रायिकता कितनी होगी भाई, सीधा हम कहेंगे कि सर P ऑफ E जो होगा 1 माइनस P ऑफ E डैश के बराबर होगा। समझ में नहीं आ रहा है, यहां से इसको लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ, सॉरी 1 माइनस P ऑफ E डैश का वैल्यू कितना आ गया 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा 3/5। क्लियर हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर लिखना है। दूसरा कह रहा है कितने तरीके से इस सवाल को हल नहीं किया जा सकता, तो यहां पर ऑलरेडी हम 2/5 निकाल चुके हैं, तो सिर्फ यहां पर लिख देना नीचे कि प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता, होने की जो प्रायिकता हो जाएगी, सिंपल क्या लिख देंगे, यहां पर भी लिख सकते हो P ऑफ E डैश इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ, या तो डायरेक्टली लिख दो या तो ये वैल्यू लिख करके लिखो, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5 मीन्स 2/5। समझ में आया? तो इस तरीके से हम सवाल को अच्छे ढंग से बनाएंगे समझ करके। यानी फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी सवाल को कहा जाए इसके अंदर कि हल किए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप नहीं से होकर के चलोगे ना तो सवाल बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने साफ सुथरा आपको बता दिया है कि भाई इस हिसाब से आप सवाल को बनाओगे तो कहीं भी किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्लियर, और सवाल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक और सवाल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है और इसमें कंसेप्ट भी है बेस थ्योरम वगैरह का। तो यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक ना, ये 2000 स्कूटर चालकों और 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों की बीमा करती है।
क्लियर? 3 कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, ड्राइवर हैं इनके पास स्कूटर की और कार और ट्रक के, तथा इनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। कह रहा है कि इनके एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से जो डेटा दिए गए हैं इनके हिसाब से है। तो कह रहा है कि जितने भी इंश्योर्ड ड्राइवर्स हैं, बीमाकृत चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो कह रहा है कि उस व्यक्ति के मीन्स उस चालक के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता निकाले। जब इस तरीके से सवाल पूछा जाए ना, तो हम बेस थ्योरम का हेल्प लेते हैं और बेस थ्योरम से ही बनता है। क्लियर है? बेस थ्योरम का हम एक वीडियो डालेंगे, वहां पर आपका कंसेप्ट मिलेगा, वहां से आप देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले हम उससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर स्कूटर चालक। जो चालक हैं ड्राइवर, वो पहला स्कूटर चालक है, दूसरा कार चालक है और तीसरा ट्रक चालक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, सेम उसी तरीके से सॉल्यूशन को लेकर के चलेंगे। यहाँ से लिख देंगे कि भाई सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या मान लेंगे कि माना कि यहां से कि बीमाकृत जो हो जाएगा, बीमाकृत व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की घटना, स्कूटर चालक होने की घटना को आप E1 मान लो, उसी तरीके से, ठीक ना, जैसे हम लास्ट किए। इसी तरीके से बीमाकृत व्यक्ति के कार चालक होने की घटना को आप E2 मान लो। सिमिलरली बीमाकृत व्यक्ति के ट्रक चालक होने की घटना को क्या मान लो, E3 मान लिया जाए, ठीक ना। 3 तरीके के लोग हैं, 3 तरीके के चालक है, तीनों को मान लिया। और हम मान लेते हैं कि E या A बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना है, निकलना पड़ेगा ना। तो पुनः माना कि यहां से पुनः माना कि जो E होगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना, दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना, यानी जिस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है वो आपका क्या है, उसका इंश्योरेंस हुआ रहता है। तो ये पता करना है कि उसका जो होगा दुर्घटनाग्रस्त होगा, स्कूटर चालक होगा, तो पहले तो ये मानना पड़ेगा कि भाई बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना कितनी है, तो हमने E मान लिया। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हम सब डेटा निकालेंगे कि भाई P ऑफ E1 कितना होगा। E1 इन द सेंस मतलब क्या, कि जो व्यक्ति अगर स्कूटर चलाता है, यानी जो ड्राइवर स्कूटर चालक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहां पर दिया हुआ है, सॉरी दिया नहीं है, हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि यहां से कितना है 2000, ठीक ना। और बाई टोटल चालक कितना है, यहां से 2000 प्लस 4000 कार वाले और 6000 कितना है ट्रक वाले, कितना हो जाएगा 2000, और बाई ये 6 4 10 2 12,000 हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/6। यानी हम कहेंगे कि जो बीमाकृत व्यक्ति के स्कूटर जो चालक होने की जो प्रायिकता है वो P ऑफ E1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका वैल्यू 1/6। तो P ऑफ E2 निकाला जाएगा, तो कितना है, E2 का मतलब क्या, कार चालक। तो कार चालक कितने हैं 4000, और ये टोटल हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया था, तो ये 12000 आया था N ऑफ S, जिसको 12000 कहेंगे। ये फिर 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 4 3 जा 12, इसका मतलब कि 1/3। सिमिलरली P ऑफ E3 भी निकाल लिया जाए, यानी ट्रक चालक के। तो ट्रक चालक कितना है 6000, और यहां पर लिखना पड़ेगा 12000, तो कितना हो जाएगा 1/2। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। क्लियर है? अब यहां से ये भी निकालना पड़ेगा कि P ऑफ E/E1, इसका मतलब ये हो गया कि जो कार चालक है, उस कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना, कार चालक, सॉरी ये कौन सा है, E1 क्या है आपका, स्कूटर चालक है। तो स्कूटर चालक का जो ड्राइवर है उसको दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना P ऑफ E/E1। तो P ऑफ E/E1 यहां से सवाल दिया हुआ है कि 0 पॉइंट सर कितना है, 0.01 है, यहां पर लिखा गया 0.01। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर P E/E2 निकाल लेंगे। E/E2 का मतलब क्या हो गया
कि जो कार चालक है उसके एक्सीडेंट होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वहां पर भी दिया हुआ है 0.03, और तथा ये भी दिया गया है कि जो आपका ट्रक चालक है उसका एक्सीडेंट होने की प्रायिकता कितनी है, तो 0.15 है। क्लियर हो गया। तो जब इस तरीके से दिया जाता है तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वहां पर बेस थ्योरम लगेगा। तो बेस के परिमेय से, बेस थ्योरम से, बेस परिमेय से क्या कह रहा है कि जो आपका ड्राइवर है, ठीक ना, वो कहा जा रहा है कि स्कूटर वाला ही होना चाहिए, ठीक ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्कूटर वाले का, ठीक ना। तो यहां से E1/E करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो दुर्घटनाग्रस्त ड्राइवर हुआ है, ठीक ना, वो दुर्घटनाग्रस्त वाला जो ड्राइवर होगा वो किसका होना चाहिए, स्कूटर का वाला चालक ही होना चाहिए। तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, P(E1/E). तो बेस थ्योरम क्या कहता है कि यहां से इस तरीके से लिखेंगे कि P(E1) और P यहां से क्या हो जाएगा, E/E1। क्लियर है। टोटल सब का यहां से कर देंगे P(E1) और P(E/E1), ठीक ना। यहां से P(E2), P(E/E2), P(E3) और P(E/E3). क्लियर है। ये बेस थ्योरम है और बेस थ्योरम के हिसाब से हमने फॉर्मूला लिख दिया और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं। ठीक है। P ऑफ इसका E1 का वैल्यू कितना है आपका, P ऑफ E1 का वैल्यू 1/6 निकला हुआ है, तो 1/6 कर देंगे और इसका वैल्यू दिया हुआ था 0.01। क्लियर। बाई यहां से 1/6 और ये है 0.01, फिर प्लस P ऑफ E2 का वैल्यू कितना है 1/3 और ये वैल्यू है 0.03, यहां से 1/2 है और P ऑफ E/E3 का 0.15 दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो ये 6 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 0.01 और यहां से ये बच जाएगा 0.01। यहां से एलसीएम लिए थे तो कितना बचा आपका 6 था, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 0.06 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा 4.3, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में, तो 15 3 जा 45, तो 0.45। क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 0.01 और इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6, 11 1 12, 12 हो गया, 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5, 5 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। यहां पर क्या लिख देंगे हम 0 पॉइंट। अब यहां से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इस तरीके से है, तो हम कह देंगे 1/52 के बराबर। समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे यहां पर कि जो चालक, ठीक ना, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उसको स्कूटर चालक होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो P ऑफ E1/E उसको कहेंगे 1/52। क्लियर है। तो इस सवाल को भी थोड़ा सा देखिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, ताकि हर तरीके से इसका सारा कंसेप्ट जो भी छुपा है वो सामने आ जाए। क्लियर। अब ये नेक्स्ट सवाल है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। द्विपद बंटन कहा जाता है। कह रहा है कि द्विपद बंटन ज्ञात करे जिसका माध्य 9 तथा प्रसरण 6 है, ठीक ना। यहां से मीन जो है 9 है और डेविएशन जो है वो कितना है 6 के बराबर। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछता है तो प्रसरण कितना है 6 के बराबर है। यहां पर दे दिया गया है। तो एक चीज समझना है कि जो टर्म इसमें यूज होने वाला है NPQ, 3 टर्म यूज होता है, ठीक ना। हम जो थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी का एक वीडियो बनेगा, उसमें आपको पूरा डिटेल कर दिया जाएगा। फिलहाल ये उन लोग के लिए जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको एग्जाम देना है, उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर मान लिया जाता है कि यहाँ पर जो भी सवाल बनाएंगे, सवाल को बनाते वक्त ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि जो आपका माध्य होता है वो NP के बराबर होता है, प्रसरण जो होता है NPQ के बराबर होता है। क्लियर ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक ना, कि x एक द्विपद चर है। यहाँ पर माना जाएगा कि माना कि x जो है एक क्या है द्विपद चर है। क्लियर है। और यहां पर जैसे ये दे दिया गया तो यहां से कह रहे हैं कि प्रश्न से दिया हुआ है, यहां से प्रश्न से है क्या चीज, माध्य दिया गया है, यानी x बार दिया हुआ है और x बार को हम NP कहते हैं, ठीक ना। P क्या होता है, किसी सफल होने की घटना है, किसी भी घटना को सफल होने की घटना को हमको P कहते हैं। तो NP का वैल्यू दिया है कितना 9। क्लियर हो गया। तथा जो प्रसरण है, ठीक ना,
प्रसरण, इसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। प्रसरण जो है ये होता है NPQ और इसका वैल्यू दे दिया है 6। ठीक है, मुझे P और Q का वैल्यू पहले निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसमें पुट करेंगे कि NP का वैल्यू यहां से दिया हुआ है 9 और ये Q है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो Q का वैल्यू निकाला जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां से 6/9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। ठीक ना, Q का वैल्यू कितना होगा 2/3, 2/3। तो इसलिए P निकाला जाएगा। तो P निकालते वक्त हम क्या करेंगे, P निकालते वक्त हम कहेंगे 1 - Q के बराबर। तो 1 - 2/3 1/3 के बराबर। क्लियर हो गया। अब जैसे ये हो जाएगा, इसलिए अपने को मुझे पता है कि NP का वैल्यू आपका 9 दिया हुआ था, तो P का वैल्यू दे दिया गया। तो P का वैल्यू कितना 1/3 और ये है 9। ठीक ना, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 के बराबर। सब वैल्यू निकल गया। जैसे सब वैल्यू निकल गया, इसलिए हम कहेंगे कि अतः द्विपद जो बंटन हो जाएगा, द्विपद बंटन, वो क्या कहते हैं, P ऑफ R इक्वल टू X पर निकाला जाता है NCR P टू द पावर R और Q टू द पावर N-R। ये फॉर्मूला होता है P ऑफ R, ठीक ना, NCR P टू द पावर Q टू द पावर N-। इसका वैल्यू पुट कर दिया जाए। ठीक ना, क्या कर देंगे 27 CR P टू द पावर R। P का वैल्यू कितना है आपका निकला हुआ है यहाँ पर, P का वैल्यू 1/3, तो 1/3 टू द पावर R और Q का वैल्यू कितना है, ये 2/3 निकला हुआ है। N का वैल्यू 27 - R। अब यहाँ से R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक चलेगा 27 तक। ये वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे और आपका आंसर मिलता जाएगा। तो सिंपल, उतना डिटेल तो जाएंगे नहीं, हम क्या लिख देंगे P ऑफ R इक्वल टू X पर। ठीक ना, P ऑफ R इक्वल टू NCR P टू द पावर Q टू द पावर N-R। ये वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और इस सवाल का आंसर आएगा। मुझे लगता है कि इसको अच्छे तरीके से, जितने भी सवाल है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 4 ही सवाल है, आपका टाइम का भी ख्याल रखा गया है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट हो जाए और एग्जाम में अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड जो सवाल हैं बना करके आए और अच्छा ना मार्क्स उनको मिले।